सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है, स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, लोहे का निष्कर्षण। टॉपिक का क्या नाम है? लोहे का निष्कर्षण। ठीक है, लोहे का निष्कर्षण। ठीक है, ये एग्जाम में कई सालों से अभी आ नहीं रहा है, फिर भी एग्जाम में पिछले कई सालों में आया है और इधर नजदीक 2-3 सालों में ये क्वेश्चन नहीं आया है। लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, या फिर वात भट्टी जो यहाँ बनी है इसके विवरण को लिखिए, विस्तार से लिखिए। ठीक, नहीं आ रहा है। अभी क्वेश्चन एल्युमिनियम से आ रहे हैं कि एल्युमिनियम का निचालन कैसे होता है, एल्युमिनियम का उत्पादन कैसे होता है। ठीक, फिर भी ये भी एग्जाम की व्यू से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं। ठीक, इधर कुछ सालों से नहीं आ रहे लेकिन पीछे आए हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं, लोहे का निष्कर्षण के लिए हमें अयस्क चाहिए। किसका? लोहे का अयस्क चाहिए। ठीक, लोहे का अयस्क चाहिए। और ये लोहे का अयस्क कितना है? दो तरह के हैं, एक का नाम है हेमेटाइट और एक के नाम है मैग्नेटाइट। ठीक, या तो हम हेमेटाइट का प्रयोग करेंगे या फिर हम मैग्नेटाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक, हेमेटाइट Fe2O3 है और मैग्नेटाइट Fe2O4 है। ठीक, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो तरह के क्या है? अयस्क है। किसके? लोहे के। ठीक, जो हेमेटाइट है उसका सूत्र है Fe2O3 और जबकि मैग्नेटाइट का क्या सूत्र है? Fe2O4। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। लोहे के निष्कर्षण के लिए लोहे का अयस्क का नाम बताइए या फिर लोहे का अयस्क बताइए, तो आप क्या बताइएगा? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे, या तो हेमेटाइट या तो मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए अब इन अयस्कों को, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्कों को चूना पत्थर और कोक के साथ, किसके साथ? चूना पत्थर और कोक के साथ। चूना पत्थर CaCO3 और कोक, यहां कोयले की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? कोयला। ठीक है, कोयले और चूना पत्थर को एक साथ लोहे के अयस्क के साथ मिलाकर क्या किया जाएगा? एक भट्टी में डाल दिया जाए। ठीक है, इसको धवन भट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धवन भट्टी कहा जाता है, या लौ भट्टी भी कह सकते हो, या फिर इसका नाम जो है वो क्या है? वात भट्टी। क्या नाम है इसका? वात भट्टी। ठीक है, इसका नाम क्या है? वात भट्टी। इस वात भट्टी में चूना पत्थर और कोक और जो लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट को मिलाकर क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। मिलाने से पहले अयस्कों का भर्जन या निस्तापन किया जाता है। भर्जन या क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद जल के कण है वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल आएंगे। मतलब लोहे के अयस्क को, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को सबसे पहले भर्जन या निस्तापन करेंगे, जिससे उनमें मौजूद जल के कण जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम चूना पत्थर और कोक को मिलाएंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे? एक भट्टी में डाल देंगे। क्या करेंगे? एक भट्टी में डाल देंगे। इस भट्टी में जो कोयला है वो तापमान को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। जैसे 1070 केल्विन, 1270 केल्विन, 1570 केल्विन और कितना? 2170 केल्विन। अब ये विभिन्न तापमान पर जो हेमेटाइट है, मतलब लोहे का अयस्क है, ठीक है, वो क्या होगा? अपघटित होगा। क्या होगा? अपघटित होगा। देखिए, जैसे Fe2O3 को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें Fe2O4, ठीक है, Fe2O4, ठीक है, ठीक है, Fe2O4, इसके साथ हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से मिल रहा है? तो अगर हम CaCO3 को
सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, किसके साथ? सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें, नहीं सिलिकॉन ऑक्साइड ऐड नहीं ना आएगा क्योंकि CaCO3 है। इसके साथ अगर इसको कराया जाए तो CaCO प्लस क्या? CO, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड मिलेगा। और ये कार्बन मोनो ऑक्साइड लोहे के अयस्क हेमेटाइट से, किससे? हेमेटाइट से अभिक्रिया करके Fe2O4 बनाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए जो Fe2O4 आया और कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक, इसका आगे कौन सी अभिक्रिया होगा? कह रहा कि इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या होगा? बाहर निकलेगा और Fe2O4 के साथ फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या किया जाएगा? अभिक्रिया कराया जाएगा। तो हमें मिलेगा 3FeO प्लस, ठीक है, CO, Fe2O प्लस CO के साथ फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? 3Fe प्लस O प्लस क्या? CO2। मतलब हमें फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया? मिल गया। लोहे का जो फेरिक ऑक्साइड है वो हमें क्या हो गया? मिल गया। ठीक, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए Fe2, यहाँ कितना Fe2 है और यहाँ कितना Fe3 है और यहाँ कितना है? कार्बन ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, 4 हो गया, यहाँ 1 5 ना, यहाँ 3 2 5। ठीक है, कार्बन एक और Fe3। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि जो कार्बन, यहां जो आयरन ऑक्साइड मिला है FeO मिला है, उसको फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। तब हमें Fe प्लस क्या मिलेगा? CO2। क्या मिलेगा? Fe प्लस CO2। ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वात भट्टी से क्या होंगे? निष्कासित गैस के रूप में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल आएंगे। किस रूप में? निष्कासित गैस के रूप में बाहर निकल आएंगे। ठीक, इस रासायनिक अभिक्रिया को फिर से समझिए। ठीक, थोड़ा और भी, क्योंकि यहां विभिन्न तापों पर क्या होगा? अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। कह रहा कि 500 से 800, अब यहाँ अधिकतम मान को दिखाया गया 1000 कितना? 70। ठीक, कह रहा कि 500 से 800 केल्विन ताप पर Fe2O3 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या किया जा रहा है? अभिक्रिया कराया जा रहा है, जो 2Fe2O4, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक, कितने केल्विन पर? 500 से 8 केल्विन ताप पर। ठीक, Fe2O4 को फिर से Fe2O4 को फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से अभिक्रिया कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 3Fe प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? 3Fe प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितने केल्विन पे? 500 से 800 केल्विन पर। ठीक है, इसके बाद देखिए Fe2O4 को अगर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो 2FeO फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के साथ फिर क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक, और FeO प्लस फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए तो हमें Fe प्लस CO2 मिलेगा। मतलब फिर से देखिए वही रासायनिक अभिक्रिया आ गई ना, फिर से क्या हो गई? वही रासायनिक अभिक्रिया आ गई। तो आपको इसमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेना है कि टेम्परेचर अब 500 से 800 होगा, फिर 800 से कितना होगा? 900 से लेके 1500 या फिर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, ये जो रासायनिक अभिक्रिया यहां से दिख रही है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी कितनी होगी? 900 से
1500 केल्विन के बीच, ठीक है, 900 से 1500 केल्विन। और इस ये जो है Fe प्लस CO2 जो प्राप्त होंगे वो लास्ट फाइनल कितना 2170 केल्विन पर क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक। जो गलित अवस्था में मल है CiO3, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो गलित धातु मल है या जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ है वो इस वात भट्टी से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो शुद्ध है वो कहां, वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो शुद्ध धातु है जो Fe है वो फिर से क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये वात भट्टी के आपने क्रिया विधि को समझा, ठीक है। ये जो वात भट्टी है उससे हम क्या कर सकते हैं, लोहे का निष्कर्षण कर सकते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को, क्रिया विधि को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अधिकतम इसमें तापमान 2200 तक जाता है, लेकिन आप 2170 तक भी लिख सकते हैं, ठीक। 2200 केल्विन तक जा रहा है, करें कि 2200 केल्विन तक क्या हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो जा सकता है, बढ़ सकता है, ठीक। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं आई? जब इधर रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा तो इधर वाला मिटा दीजिएगा, ठीक, नहीं लिखिएगा, ठीक। लोहे का निष्कर्षण अब करा कि जो शुद्ध धातु है Fe जो मिलेगा यहाँ पे, अब लोहे को 3 वर्गों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक। कच्चा लोहा, ढालवा लोहा और पिटवा लोहा, ठीक है। जो लोहा है, ठीक, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और फिर से ढालवा लोहा। तो हमें जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, कच्चा लोहा प्राप्त होगा। करा कि कच्चे लोहे में जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है शुद्ध धातु के रूप में, जो लोहा हमें प्राप्त हुआ वो कौन सा लोहा है, कच्चा है। करा कि इस कच्चे लोहे में 95%, कितना, 95% क्या है, शुद्ध लोहा है। कितना है, 95% शुद्ध लोहा है। मतलब हमें लगभग जो लोहे चाहिए, जो हमें Fe चाहिए वो हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। बाकी का रहा कि जो 4% है, क्योंकि 95 के बाद 6% बचेगा, लेकिन 4% इसमें कार्बन है। क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन। और 1% और भी है। बाकी जो 1% है इसके साथ अशुद्धियां होगी मोटे तौर पे जो मौजूद होगी, ठीक, मोटे तौर पे क्या होगी, मौजूद होगी, जिन्हें अलग कर लिया जाएगा, ठीक। करा कि लगभग 95% शुद्ध लोहा है, जबकि 4% कार्बन है तथा शेष सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम या सल्फाइड या इसके साथ और भी 1% में अशुद्धियां क्या होंगी, मिली होंगी। इस तरह से हमने लोहे का निष्कर्षण वात भट्टी के द्वारा कैसे किया जाता है ये हमने समझा। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में आएंगे, 5 नंबर में। क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछेगा लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले लिखा रहता है लोहे के निष्कर्षण के लिए अयस्क का नाम लिखिए और इसकी क्रिया विधि को क्या कीजिए, समझाइए। तो या फिर ये कह सकता है कि लोहे के निष्कर्षण के लिए इसका सचित्र विवरण दीजिए। सचित्र मतलब चित्र के साथ इसका क्या कीजिए, विवरण दीजिए। तो चित्र के साथ विवरण या फिर ऐसे व्याख्या करने के लिए कहे तो आप चित्र बना लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिएगा और जो हमने बताया उसको आप शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।